चलिए, संविधान और भारत की इस विकास यात्रा में आज हम एक कदम और आगे बढ़ेंगे। देखिए, आज से जो हम टॉपिक्स की शुरुआत करने जा रहे हैं, इन टॉपिक्स में मेनली जो हमारा फोकस रहेगा वो इस बात पर रहेगा कि भारत ने अपने शुरुआती दौर में, जब उसे स्वतंत्रता प्राप्त हुई, उस दौर में किस तरह से उसने अपनी अंतर्राष्ट्रीय नीतियों का निर्माण किया, जिसे हम फॉरेन पॉलिसी फॉर्मेशन कह देते हैं। किस तरह से मॉडल ऑफ डेवलपमेंट को चुना कि कौन सा मॉडल ऑफ डेवलपमेंट होना चाहिए। किस तरह से भारत ने अपने संविधान का विकास किया, उनमें किन मूल्यों को समाहित किया, किन प्रिंसिपल्स पे, किन वैल्यूज़ पे वो डेवलप हुआ, यह महत्वपूर्ण है। एक ऐसा देश जो कि अब सही मायने में देश बनने की ओर अग्रसर होगा, जो अब तक एक विदेशी ताकत के हाथों शासित था, अब उसे अपने संसाधन, अपने रिसोर्सेज, अपनी डेवलपमेंट के लिए यूटिलाइज़ करने की आज़ादी है, तो वो किस तरह से उस समय में एक फुली डिस्टॉर्टेड कॉलोनियल इकोनॉमिक की पोजीशन में खड़ा होते हुए भी उन चैलेंजेस को फेस करेगा जो उसके सामने आए हैं। कैसे वो उन्हें शॉर्ट टर्म यानी कि इमीडिएट रिड्रेसल जिन चैलेंजेस का करना है, और कैसे वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग करेगा, ये महत्वपूर्ण है। इंडिया के प्लूरलिज्म को, कल्चर, कस्टम, मैनर, रिलीजन एंड लैंग्वेजेस को किस तरह से विकसित करते हुए एकजुट होकर के एक साथ संपूर्ण भारत का विकास करेगा, यूनिटी को अचीव करेगा। इन सभी बिंदुओं पर हमें बात करनी है और टॉपिक का नाम भी हमने यही रखा है, बिगिनिंग ऑफ इंडिया एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। अब इंडिया की भारत की एक शुरुआत हुई है एक आज़ाद मुल्क के तौर पर। ऐसे में भारत के सामने बहुत सी चुनौतियां हैं। उन चुनौतियों का आज हम आपको एक दर्शन करा देंगे। इसे आप इंट्रोडक्टरी लेक्चर समझिए, लेकिन जैसे हर बार होता है, हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर ही अपने आप में बहुत कॉम्प्रिहेंसिव होता है, लेकिन इसे देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जिन पर आने वाले दिनों में बहुत डिटेल में बात जाने वाली है, जहाँ जो मैंने आज यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 पॉइंट लिखे हैं, जब मैं इन पॉइंट्स पर पूरा चैप्टर ही कराने वाला हूँ, उसको बेहतर वे में आप समझ पाएँ, उसके लिए पहले एक कंप्लीट पिक्चर चाहिए, एक कंसोलिडेटेड ओवरव्यू चाहिए एट अ सिंगल स्ट्रेच। इसलिए लेक्चर रखना बहुत ज़रूरी होता है। लेक्चर का मूल आधार एनसीईआरटी रहेगा, लेकिन एज़ यूजुअल मेरा खुद का कंटेंट, मेरी नॉलेज, जो रिसर्चेज इधर उधर से रहती हैं और फिर लंबे समय से पढ़ा रहे हैं तो जानकारी भी रखते हैं थोड़ी बहुत, तो वो सब भी इसमें रहेंगी, और उसी के आधार पर हम आज का लेक्चर आगे बढ़ाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है, पॉलिटी के कॉन्टेक्स्ट से बहुत इम्पॉर्टेंट, क्योंकि संविधान की मूल आत्मा ही अब इन आने वाले लेक्चर से समझ आ गई, तो संविधान समझ आ गया। बड़ी आसानी से एग्ज़ाम में आप कोई भी क्वेश्चन अपने लॉजिक से कर जाएंगे, क्योंकि आपके भीतर वो संविधान समा ही जाएगा, क्योंकि उसकी मूल अवधारणा आपको समझ आ जाएगी। इसी तरह से इतिहास के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक रहेंगे, क्योंकि आज ऐसा भारत आपको मिला है, वो इसी दौर से गुजर के मिला है। तो आज की वर्तमान परिस्थितियों को, प्रेजेंट सिचुएशन को बेटर वे में अंडरस्टैंड कराएं और उन्हें टारगेट कर पाएँ, सॉल्यूशन दे पाएँ, उसके लिए आपको पढ़ना है उस इतिहास को जहाँ से ये वर्तमान निकला है। चलिए उसी दिशा में आगे बढ़ते हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत की आज़ादी हुई, इंडिपेंडेंस मिली इंडिया को। ये इंडिपेंडेंस इतनी सस्ती नहीं थी, ये बहुत बड़ी कीमत के साथ मिली। भारत का बंटवारा हुआ, एक नए मुल्क का जन्म हुआ, पाकिस्तान। ये बंटवारा और भारत की आज़ादी, ट्रांसफ़र ऑफ पावर और पार्टीशन इतनी आनन फानन में और जल्दबाजी में किया गया कि 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन प्लान लेकर के आते हैं, अपना माउंटबेटन प्लान, और 15 अगस्त 1947 को आज़ादी भी मिल जाती है। तो 72 डेज़ के अंदर इतने बड़े मुल्क में बाउंड्री कमीशन के द्वारा बाउंड्रीज़ को डिमार्केट करना, कॉन्टिग्यूअस रीजन फाइंड आउट करना, मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज़, और एसेट से लेकर के लोगों तक, महकमे, ज़मीनें, हर चीज़, एम्प्लॉय, स्टाफ,
बर्तन, पैसे सब कुछ 2 मुल्कों में बाँटना, ये बहुत बड़ी बात थी। और फिर इफ़ेक्टिव ट्रांसफ़र ऑफ पावर करना इंडियन पॉलिटिशियंस के साथ, ये सब बहुत जल्दबाजी में हुआ। इसका नकारात्मक परिणाम ये निकला कि फिर भारत में और पाकिस्तान में बहुत बड़े पैमाने पर मैसेकर हुआ लोगों का। गृह युद्ध जैसे हालात बने, लोग मारे गए। लगभग उस दौर में 1.5 करोड़ लोग इधर से उधर उनका पलायन हुआ। 80 लाख लोग भारत आए पाकिस्तान से। लगभग 2 से 5 लाख कैजुअलिटीज़ हुई हैं, ऐसा कहा जाता है। ये भारत है 15 अगस्त 1947 का। सो पहला पॉइंट ये कहता है चैलेंजेस ऑफ अ न्यू एंड डिवाइडेड नेशन। चैलेंजेस ऑफ अ न्यू एंड डिवाइडेड नेशन, एक नए बटे हुए देश के चैलेंजेस क्या थे? इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रॉब्लम ऑफ रेफ्यूजीज़। मैंने बताया कि 80 लाख लोग, एक एस्टिमेट बताता है कि वहाँ से पाकिस्तान से भारत की ओर आए, तो नेचुरल सा एस्पेक्ट हो जाता है कि उनके लिए होम, उनके घर यानी कि शेल्टर, फूड यानी कि उनकी लाइवलीहुड, एम्प्लॉयमेंट, तो उनके लिए होम, उनके लिए जॉब्स, ये फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी था। यदि यह ना किया जाता तो भारत के भीतर एक लंबे समय तक आपको एक और गृह युद्ध देखने को मिलता, क्योंकि 80 लाख लोग बहुत बड़ी जनसंख्या है। कुल भारत में उस समय आज़ादी के समय में 345 मिलियन पॉपुलेशन एग्जिस्ट कर रही थी। और आपको पता होना चाहिए कि अभी इस दौर में भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की पॉपुलेशन इससे थोड़ी कम है। और उस दौर में भारत की जनसंख्या 1947 आज़ादी के समय 345 मिलियन की थी। इतनी बड़ी जनसंख्या वाला मुल्क, जिसमें इतनी बड़ी तादाद में रिफ्यूजीज़ हैं, ईस्टर्न फ्रंट और वेस्टर्न फ्रंट दोनों में। और उस पर वेस्टर्न फ्रंट यानी कि नॉर्थ वेस्ट रीजन का जो पाकिस्तान बना, वहाँ से जो रिफ्यूजी आए, दैट इज़ द मोस्ट टर्बुलेंट, जिसमें पंजाब। सो पंजाब वायलेंस की उस समय भूमि बना। एज़ कम्पेयर टू पंजाब, बंगाल में वायलेंस कम हुआ। एक तो कारण ये था कि वहाँ पर ऑल इन ऑल मास एक्सोडस नहीं हुआ, तो मास एक्सचेंज ऑफ पॉपुलेशन नहीं हुआ जैसा कि पंजाब में हुआ। अ वेरी ह्यूमंगस, बहुत बड़ा वॉल्यूम ऑफ एक्सचेंज ऑफ ह्यूमन हुआ। दूसरा, बॉर्डर्स आर वेरी पोरस ऑफ बंगाल, तो लोग धीरे धीरे लंबे समय में आते रहे। वो समस्याएं अब उत्पन्न हो रही हैं वहाँ पर। तो बॉर्डर की पोरोसिटी और लैक ऑफ मास एक्सचेंज एक रीज़न था कि वो उतना वायलेंट नहीं रहा जितना कि वेस्टर्न रीजन में रहा, क्योंकि यहाँ पर बॉर्डर्स आर हाईली सील्ड एंड लॉक्ड। तो यहाँ पर पोरोसिटी नहीं है कि आप लंबे समय में धीरे धीरे इधर से उधर जा पाए। ऐसे में ये क्षेत्र एक टर्बुलेंस में है, थेफ्ट है, चोरियाँ हैं उस समय में, मर्डर्स हैं, कैंप और कैंप का जीवन, बीमारियाँ। तो भारत के सामने चुनौतियाँ ये थी कि बड़े पैमाने पर हंगर थी, पॉवर्टी थी, लैक शॉर्टेजेस ऑफ फूड ग्रेन्स थे, और इन्फ्लेशन थी, महंगाई थी। ये सभी चीज़ें भारत के सामने खड़ी थी। महंगाई यकीनन ही वर्ल्ड वार 2 हो करके गया था, 1945 में ख़त्म हुआ। वो महंगाई वर्ल्ड वार 2 की बहुत बड़ी देन थी। बड़े पैमाने पर फूड ग्रेन का शॉर्टेजेस था, वर्ल्ड वार 2 की ही देन थी। इनफैक्ट ब्रिटिशर्स के द्वारा रैशन प्रोग्राम चलाया गया था भारत में, जिसे रैशनिंग सिस्टम कहते हैं, जिसके तहत लोग कितना राशन ले सकें उस पर पाबंदी लगाई गई थी। तो रैशनिंग यहाँ पर आई, तो इसलिए ये शब्द ही भारत में मशहूर हो गया, रैशनिंग, राशन। किसी को भी पूछें कि वे क्या लेने जा रहे हैं, तो आपको कहेंगे वे राशन लेने जा रहे हैं, राशन कार्ड, बिकॉज इट इज़ रेगुलेटेड, क्वांटिटी रेगुलेटेड है। ये हुआ ही इस वजह से क्योंकि वर्ल्ड वार 2 में यूरोपियन ब्रिटिशर्स को बड़े पैमाने पर फूड ग्रेन, सीरियल्स, इन चीज़ों की, एडिबल ऑयल, इन चीज़ों की ज़रूरत थी। और इस रैशन की वजह से भी भारत भर में 1945 तक हमने काफ़ी उपद्रव देखे थे। लोग इसके ख़िलाफ़ थे क्योंकि रैशनिंग टाइट कर दी जा रही थी डे बाय डे। तो फूड ग्रेन शॉर्टेजेस थे, वर्ल्ड वार 2 एक रीज़न था। लंबे समय से ब्रिटिशर्स के द्वारा एग्रीकल्चर के क्षेत्र में कोई बड़ा काम नहीं किया गया था। ज़मींदारी सिस्टम हो, चाहे रैयतवाड़ी सिस्टम हो, चाहे महलवाड़ी सेटलमेंट सिस्टम हो, तीनों ही क्षेत्र में ज़मींदारी सिस्टम में भी पीजेंट को ज़मींदार ने जम करके लूटा, लेकिन विकास के कार्य नहीं किए। रैयतवाड़ी सेटलमेंट में ब्रिटिशर्स ने रैयत के ऊपर बहुत ही एग्जॉर्बिटेंट टैक्स लगाए, और महलवाड़ी सिस्टम में भी प्रोग्राम कामयाब नहीं रहे। तो इस वजह से ना तो कृषि के विकास के लिए कोई कार्य हुए,
उस पर से वर्ल्ड वार टू और वर्ल्ड वार टू की द्वारा की गई शॉर्टेजेस ऑफ द फूड सप्लाई और उसकी वजह से हुई महंगाई। तो इन्फ्लेशन, शॉर्टेज ऑफ द फूड ग्रेन, लैक ऑफ द फूड ग्रेन इन द कंट्री, गरीबी ज़बरदस्त ड्यू टू द ब्रिटिश पॉलिसीज़, पॉवर्टी है, हंगर, भुखमरी बहुत ज़बरदस्त है। ये सब चीज़ें भारत के सामने खड़ी थी उस समय 1947 से 50-51 का जो भारत है, 1947, 48, 50, 51 तक। अब ऐसे में भारत के सामने इन रिफ्यूजीज़ को मैनेज करना फिर एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता था। तो इस वजह से उस समय में आज़ाद भारत के सामने जो बड़ी चुनौती थी वो रिफ्यूजी, उनको सेटल करना, उनके लिए फ्री लैंड फाइंड आउट करना, लोकल पॉपुलेशन के साथ उनके किसी तरह के क्लैशेस ना हो जाएं, इस बात को सुनिश्चित करना, उन्हें धीरे धीरे वहाँ पर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, सैनिटेशन का ख्याल रखना, एजुकेशन का, बच्चों का ख्याल रखना और उन्हें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना, ये उस समय के भारत के चैलेंजेस थे जिनसे भारत धीरे धीरे निपटेगा, हम आने वाले दिनों में समझेंगे। केवल यही चैलेंज नहीं था, इसके अलावा एक बहुत बड़ा चैलेंज था। ये वो दो चैलेंज हैं जिन्हें हमें इमीडिएटली एड्रेस करना है। एक है प्रॉब्लम ऑफ रिफ्यूजीज़ और दूसरी है इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स। ब्रिटिशर्स के द्वारा जो लॉर्ड माउंटबेटन प्लान दिया गया था, फिर उसी माउंटबेटन प्लान को कानून बनाने की प्रक्रिया के लिए इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 आया और उसके अंदर ये प्रावधान था कि भाई जो प्रिंसली स्टेट्स हैं या तो वो पाकिस्तान के साथ जा सकते हैं या इंडिया के साथ जा सकते हैं या इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। ऐसे में उस समय में 552 रियासतें जो भारत में रह गई, मतलब जो भारत के जोग्राफिकल लैंड में फॉलो कर रही हैं, वैसे अगर ऑल इन ऑल कहा जाए तो 632 से 652 के अराउंड रियासतें बताई जाती थी, जिनमें से लगभग 100 के अराउंड रियासतें पाकिस्तान के भूभाग में चली गई और 552 रियासतें जो है वो भारत के क्षेत्र में आ गई। ऐसे में इन रियासतों को भारत के साथ जोड़ना भी उस समय में बहुत इमीडिएट अर्ज थी, इमीडिएट रिक्वायरमेंट थी ये, क्योंकि अगर ये डिले हो जाता तो फिर यहाँ पर कैओस हो सकता था। उन रियासतों के भीतर लंबे समय से स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंसेस काम कर रही थी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की इस्टेब्लिशमेंट को लेकर के कि ज़िम्मेदार सरकारें यहाँ पर स्थापित की जाएं चुनाव के आधार पर और राजशाही को ख़त्म किया जाए। तो अगर और लंबे समय तक भी उनका संविधान पर आधारित बने मुल्क, यानी कि भारत जो कि संविधान पर आधारित होगा, क्योंकि साथ साथ संविधान बनने का भी काम चल रहा है, इसके साथ यदि उन प्रिंसली स्टेट्स का विलय समय पर ना होता तो प्रिंसली स्टेट्स में भी इंटरनल कैओस हो सकता था और उस कैओस में प्रिंसेस की मदद करने के लिए हो सकता है कि विदेशी मुल्क और ख़ास तौर पर ब्रिटेन ही खुद उतर आए उस ज़मीन पर। और ऐसे में इंडिया में जो ब्रिटिश इंडियन टेरिटरीज़ जो कि उस समय में भारत को मिली हैं एज अ डिवीज़न, वह नुकसान में जा सकती थी, क्योंकि कोल्ड वॉर का दौर था 1945 की, वर्ल्ड वार टू के ख़त्म होने पर ऐसे में रशिया हर उस अपॉर्चुनिटी को तलाश रहा था जिसकी वजह से वो एशिया में अपना होल्ड स्ट्रॉन्ग करे, अमेरिकन इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए अमेरिका की यूनिपोलर वर्ल्ड की पॉलिसी को कंटेन करने के लिए, रोकने के लिए। वहीं अमेरिका अपनी जगह तलाश रहा था इन एशियाई रीजन में जहाँ पर वो रशिया को कंटेन कर सके, उसके सोशलिज्म, उसके कम्युनिज़म को कंटेन कर सके। और ब्रिटेन का यह सपना ही था कि हम भारत को ऐसा लड़खड़ाता हुआ, बिखरा सा छोड़ करके जाना चाहते हैं कि ये सदा हम पर आश्रित रहें और हम अपने न्यू कॉलोनिज़म की पॉलिसी को फॉलो करके यहाँ पर सदाबहार ही शासन करते रहेंगे, यहाँ पर फिज़िकली प्रेजेंट ना भी हो करके। ऐसे में इन प्रिंसली स्टेट्स के इशू को इमीडिएटली सॉल्व करना बहुत ज़रूरी था ताकि भारत का बल्कनाइजेशन ना हो जाए, भारत कई टुकड़ों में ना बढ़ जाए। इसके लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं, उन्हें इंडियन बिस्मार्क भी कहा जाता है। जैसे कभी बिस्मार्क ने जर्मनी का यूनिफिकेशन किया था, ऐसे सरदार वल्लभ भाई पटेल भी इस चीज़ के लिए जाने जाते हैं। बाय फोर्स, ज़बरदस्ती अगर मिलिट्री या पुलिस एक्शन करके ये करना पड़े, बाय परसुएशन उन्हें परसुएड किया जाए कि भाई आप हमारे साथ आइए, बाय रेफरेंडम जनता के समर्थन से, किसी भी तरह से ये करना अनिवार्य था। तो लगभग 549 रियासतें मिल चुकी थी। 3 रियासतें जैसे कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, जैसे कि हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में हैदराबाद की रियासत, जैसे कि निज़ाम की रियासत, जैसे कि
जूनागढ़ की रियासत और कश्मीर की रियासत। तो ये 3 रियासतें भारत के साथ उस समय में विलय नहीं हुई, लेकिन फिर इन्हें किया गया। जूनागढ़ रेफरेंडम से कर लिया गया, कश्मीर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन से किया गया, और हैदराबाद यानी कि निज़ाम की रियासत को पुलिस एक्शन से। इन पर आने वाले दिनों में अभी डिटेल में इंटीग्रेशन पे एक लेक्चर आएगा डेडिकेटेड, जिसमें इनको कैसे भारत के साथ जोड़ा गया वो डिटेल में होगा। तो इन्हें किया गया। तो भारत में इन प्रिंसली स्टेट्स को इंटीग्रेट करना उस समय में ये बहुत बड़ी प्राथमिकता थी, और लंबे दौर चले बातचीत के छोटी सी बड़ी रियासतों तक कि इन्हें भारत के साथ मिलाया जाए, ये महत्वपूर्ण है। इसमें आपको एक चीज़ समझनी होगी कि प्रिंसली स्टेट्स जो हैं ये तो विलय कर लिए गए थे 1948 तक, ऑलमोस्ट भारत के साथ इन प्रिंसली स्टेट्स का विलय हो गया था, लेकिन फिर भी इन स्टेट्स को एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट कई रीजन्स में, सभी नहीं, कई रीजन्स में कई स्टेट्स को एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट फॉर द फिजिबिलिटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन रिटेन करके रखा था 1 अक्टूबर 1958 तक। यानी कि 1948 तक लगभग सभी प्रिंसली स्टेट्स का भारत के साथ विलय हो गया है, इंटीग्रेशन हो गया है, मर्जर हो गया है, लेकिन फिर भी 10 बरस तक कुछ स्टेट्स को एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, प्रशासनिक सुविधा के लिए, फिजिबिलिटी के लिए, क्योंकि वो स्टेट है उसका एक अपना हेडक्वार्टर है, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के तौर पर लंबे समय से काम कर रहा है, तो अब वो इंडियन सॉवरेनिटी के अंदर है, बट उसे एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट अभी भी आपने मेंटेन किया है कि बाद में इसको सेटल कर लिया जाएगा विद इंडियन गवर्नमेंट एंड एवरीथिंग। तो इसीलिए फिर आप एक शब्द सुनते हैं आज़ादी के बाद भी भारत में 26 जनवरी 1950 जब से कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिव हुआ है, अर्स्ट वाइल प्रिंसली स्टेट। तो अर्स्ट वाइल प्रिंसली स्टेट्स आपने सुना होगा, पंजाब रीजन पेप्सू के साथ भी सुनने को मिला और बाकी स्टेट्स के साथ भी। तो ये वर्ड इसलिए जुड़ता है कि ये वो स्टेट्स हैं जो लगभग विलय तो हो चुके हैं 1947-48 तक, लेकिन फिर भी इनके इन स्टेट्स को भी एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट रखा हुआ है, एज ए रिटेन करके 1958 1 अक्टूबर तक ये कार्यक्रम फिर ख़त्म हो गया था। अर्स्ट वाइल प्रिंसली स्टेट का टैग उसके बाद फिर ख़त्म हो जाएगा। तो इन प्रिंसली स्टेट्स को साथ लाना भारत की अखंडता के लिए, इंटीग्रिटी के लिए अनिवार्य था, ताकि इंडिया की जो एक स्ट्रेटेजिकल पोजीशन है एशियाई रीजन में, इंडियन ओशियन में, इस स्ट्रेटेजिकल पोजीशन को इंडिया अपने ही बेनिफिट के लिए ऑलवेज़ यूज़ कर पाए। कोई भी इसे अपने हितों में एशियाई क्षेत्र में प्रभाव डालने के लिए इस्तेमाल ना कर पाए। इंडियन ज्योग्राफिकल लैंड पर आने वाली कमज़ोर शक्तियों को अपना सहारा दे करके, इसलिए भारत ने उन सबको एक किया और सशक्त भारत का निर्माण किया। इसमें वल्लभ भाई पटेल का एक बहुत बड़ा रोल है। तो ये इश्यूज़ तो इमीडिएटली सॉल्व करने थे, प्रॉब्लम ऑफ रिफ्यूजी एंड इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट। इसके बाद 2 इशू और बहुत इंपॉर्टेंट हैं, दैट इज़ द यूनिटी ऑफ द कंट्री एंड द डेवलपमेंट। देखिए, भारत जो है अपने आप में बहुत ही अनोखा, मैंने अभी बताया कि 345 मिलियन की पॉपुलेशन का देश है। ऐसे में देश में प्लूरलिज्म विश्व भर में अगर आप देखें पूरे वर्ल्ड लेवल पर, तो प्लूरलिज्म के मामले में इंडिया आपको सबसे वाइब्रेंट कंट्री नज़र आएगी, फ्लरिशिंग कंट्री नज़र आएगी। बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर धर्म हैं, संस्थाएं हैं, भाषाएं हैं, संप्रदाय हैं, ये सब एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन यही चीज़ें इस बात का भी आधार बनते हैं कि डिवीज़न भी बहुत हैं। क्लास के बेस में आप डिवीज़न भारत में देखेंगे उस समय में, तो आपको रिच एंड पुअर की एक डिवीज़न नज़र आती है, अर्बन और रूरल की डिवीज़न नज़र आती है। कास्ट के बेसिस पर देखेंगे तो हाई कास्ट, लो कास्ट की डिवीज़न, उसमें भी अनटचेबल एक बहुत ज़बरदस्त सेक्शन के तौर पर आपको नज़र आता है। धर्म के आधार पर देखेंगे तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, जैन, बुद्ध, ऐसे में मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का एक डिवीज़न नज़र आता है। लैंग्वेज के आधार पर देखेंगे तो हिंदी वर्सेस साउदर्न तमिलियन लैंग्वेजेस, ये फाइट ऑलवेज़ रही है, ये आपको स्ट्रांगली नज़र आएगी। तो कल्चरल आइडेंटिटीज़ डिफरेंट हैं, डिस्टिंक्टिव हैं, धर्म हैं काफ़ी, भाषाएं हैं बहुत अनेक हैं, क्षेत्र के आधार पर रीजन सबके डिफरेंट है, खान पान अलग है, सबका पहनावा अलग है, तो ईटिंग हैबिट्स अलग हैं, ड्रेसिंग सेंस अलग हैं, लैंग्वेज अलग है, कस्टम कल्चर मैनर में वेरिएशन है, अपने फेस्टिवल्स अलग हैं उनके। इतनी विविधताओं से भरा हुआ भारत, इतनी डाइवर्सिटी से भरा हुआ भारत, उसकी एकता को बनाए रखना बहुत ज़रूरी था। यूनिटी बहुत इम्पॉर्टेंट थी और यही सबसे बड़ा चैलेंज भी था उस समय में
कि लंबे समय के तौर पर अगर देखें लॉन्ग टर्म में, तो इंडियन यूनिटी को मेंटेन रखना इस प्लूरलिज्म, इस डाइवर्सिटी के बीच एक बहुत बड़ी चुनौती है, जबकि डाइवर्सिटी ख़त्म भी नहीं होनी चाहिए। बहुत से मुल्कों ने यूनिटी तो बनाई तो रखी है अपने देशों की, लेकिन उन्होंने यूनिटी बनाए रखने के लिए एक सिस्टम ऐसा चलाया कि हेट्रोजेनिटी को ख़त्म कर दिया, होमोजेनिटी ही प्रमोट कर दी गई। यानी कि आपने यूनिटी नहीं मेंटेन किया, आपने यूनिफॉर्मिज्म कर दिया, सबको यूनिफॉर्म ही कर दिया, सबको एक जैसा ही कर दिया। दिस इज़ नॉट द यूनिटी। यूनिटी मस्ट लाई इन डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी, विविधता में एकता यदि है तो वह एकता ही लंबी है, सटीक है, सही है। वही अपने आप में हमेशा बनी रहेगी। उसे एकता को बनाए रखने के लिए बाहर से बल लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ये एक चैलेंज था, लेकिन ये चैलेंज के साथ एक चैलेंज डेवलपमेंट का चैलेंज था। इंडिया अगर आप देखें तो आज़ादी के समय भारत के मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है वो रूरल एरिया में रहती थी, और जो रूरल एरिया में रहते हैं वो अधिकतर खेतीबाड़ी का काम करते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के लोग। तो इंडिया एग्रेरियन है, प्रेडोमिनेंटली एग्रेरियन है। 90% पॉपुलेशन उस समय में रूरल एरिया में रहती थी और एग्रेरियन सोसाइटी, एग्रीकल्चरल सोसाइटी इंडिया में एग्जिस्ट करती थी। ऐसे में इतने बड़े पैमाने पर भारत में गरीबी है, भूखमरी है। ब्रिटिशर्स की लंबे समय से शोषण की नीति, जिससे उसने पीजेंट फार्मर को ऑलवेज एक्सप्लॉइट किया, निचोड़ा है, वो बिल्कुल हाशिए पे, मार्जिन पे जा चुका है। उसकी इस समय में परिस्थिति है। वो बिना स्टेट सपोर्ट के आगे बढ़ ही नहीं सकता। और जब तक इतने बड़े सेक्टर जिसमें कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, जो भारत के ग्रामीण अर्थव्यवस्था की कमर है, बैकबोन है, जब तक उसमें इन्हांसमेंट नहीं होगी, डेवलपमेंट नहीं होगी, तब तक भारत गरीबी से बाहर नहीं आएगा, भारत की भुखमरी ख़त्म नहीं होगी, रोज़गार का सृजन नहीं होगा। तो अगर एम्प्लॉयमेंट को, पॉवर्टी को, हंगर को एक साथ टारगेट करना था, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करनी बहुत ज़रूरी थी। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एक प्रायोरिटी पे रखी डेवलपमेंट के तौर पर। और दूसरा सबसे बड़ी जो यहाँ पर बात थी वो थी इंडस्ट्री। जब तक इंडिया में जॉब क्रिएटिंग इंडस्ट्री नहीं आती, तब तक भारत में आप भारतीय संसाधनों को, इंडियन रिसोर्सेज को कभी भी उस पर वैल्यू एडिशन नहीं कर पाएंगे, और वो रिसोर्सेज डायरेक्टली जाएंगे विदेशों में, और आपको आप ही के रिसोर्सेज की करेक्ट वर्थ नहीं मिलेगी। जबकि 345 मिलियन लोगों का मुल्क है, आप जब तक आप वैल्यू एडिशन नहीं करेंगे तो भुखमरी कभी ख़त्म ही नहीं होगी, क्योंकि रोज़गार आप पैदा ही नहीं कर पाएंगे। ऐसे में ये महत्वपूर्ण है कि जॉब क्रिएटिंग इंडस्ट्री में काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया जाए। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का विकास यहाँ पर करना, और दूसरी ओर एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को बहुत तेज़ी से बढ़ाना, क्योंकि ये नहीं हुआ, अगर डेवलपमेंट अगर नहीं हुई तो यूनिटी नहीं मेंटेन हो सकती थी। डेवलपमेंट और यूनिटी को हाथ में हाथ मिलाए चलना था, साथ साथ चलना था, ये एक दूसरे के पूरक थे। क्योंकि जब तक डेवलपमेंट नहीं होगी, जब तक रोज़गार नहीं मिलता, पॉवर्टी ख़त्म नहीं होती, हंगर ख़त्म नहीं होती लोगों की, तो भारत में कभी भी स्थिरता आ नहीं सकती थी। ऑलवेज़ कन्फ्लिक्ट्स रहने थे, इनकम को लेकर, रिसोर्सेज को लेकर के, लाइवलीहुड को लेकर के। ये कन्फ्लिक्ट्स कब सिविल वॉर में बदल जाते, उस देश में जिस देश में इतनी विविधता है, भाषा, धर्म, पंथ को लेकर के। तो ये जो कन्फ्लिक्ट्स हैं, एक इकोनॉमिक गैप की वजह से, इनइक्वलिटी की वजह से, ये कन्फ्लिक्ट्स कभी भी यूनिटी को अचीव नहीं होने देते, और डाइवर्स एलिमेंट को डिवीज़न का बेसिस बना देते। तो डाइवर्सिटी और डिवीज़न में बहुत फ़र्क है। लेकिन डाइवर्सिटी डिवीज़न बन जाती है जब आप प्रॉपरली लोगों की जो वांट है, जो रिक्वायरमेंट है, उसे सर्व नहीं करते। तो अब ये ऐसा होता है। तो इसलिए यूनिटी अचीव करने के लिए ये अनिवार्य था कि डेवलपमेंट पर भी साथ के साथ ही ध्यान दिया जाए, और लॉन्ग टर्म पॉलिसी मेजर के तौर पर इन दोनों को एक साथ एजेंडे पर लिया जाए। तो यह भी दो चीज़ें बहुत अनिवार्य थी उस समय में। तो ये की, तो जो चैलेंजेस थे एक न्यू और डिवाइडेड नेशन के सामने, रिफ्यूजी, इन प्रिंसली स्टेट्स का इंटीग्रेशन, डेवलपमेंट की ओर बढ़ना, और कंट्री की यूनिटी को मेंटेन रखना, इन पर आगे जा कर के आने वाले दिनों के लेक्चर में विस्तार में पढ़ेंगे। लेकिन आज एक व्यू आपका बन गया कि ये भारत के सामने चैलेंज हैं। इसके बाद आ जाता है न्यू एंड डिवाइडेड नेशन के चैलेंजेस के बाद कॉन्स्टिट्यूशन इज़ रिटन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपने आप में ही। देखिए, इसमें ऐसा है कि लंबे समय से ही कांग्रेस की ये एक बुनियादी मांग रही थी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए
और वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसे सही मायने में रिकॉग्नाइज़ किया गया जब फैजपुर सेशन हुआ कांग्रेस का। जिस फैजपुर सेशन में कांग्रेस ने एग्रेरियन प्रोग्राम अडॉप्ट किया था, उसी फैजपुर सेशन में ऑफिशियली कांग्रेस ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात की, संविधान सभा की। लेकिन इसके पहले से कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम चलता रहा। नेहरू रिपोर्ट जो 1928 में आई, वो एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन ही प्रोवाइड किया गया था उस समय में। सभी धर्म, संप्रदाय, जाति, क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए ऑल पार्टी मीटिंग के बाद वो एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था। तो कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान अनिवार्य था भारत के लिए। देखिए, एक इंडिपेंडेंट नेशन इंडिपेंडेंट तो है, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि वो सॉवरेन है कि नहीं। आप इंडिपेंडेंट हैं, आज़ाद हैं, लेकिन एक डोमिनियन स्टेटस के तौर पर आज़ाद हैं। आप अपने इंटरनल मैटर हैंडल कर सकते हैं, आप अपने एक्सटर्नल मैटर भी हैंडल कर सकते हैं बीइंग अ कंट्री, लेकिन एक फाइनल परमिशन आपको, फाइनल अथॉरिटी आपको जो मिल रही है, वो किसी और मुल्क की सरकार के द्वारा, वहाँ के लोगों के द्वारा चुने किसी अथॉरिटी या वहाँ की किंगडम के किसी किंग के द्वारा या क्वीन के द्वारा वो अनुमति मिल रही है। आपकी जनता के द्वारा बनाई गई अथॉरिटी से आपको वो फाइनल परमिशन नहीं मिल रही, तो यू आर नॉट फुल्ली सॉवरेन। संप्रभुता की कमी है यहाँ पे। लेकिन ये जो सॉवरेनिटी है, अगर सॉवरेनिटी भी मान लीजिए आप में है, आप किसी बाहर के मुल्क द्वारा नहीं चलाए जाते, आप स्वयं अपने भीतर की अथॉरिटीज़ द्वारा रेगुलेटेड हैं, लेकिन ये जो सॉवरेनिटी है, ये सॉवरेनिटी भी जनता से आनी चाहिए। किसी राज शासन से, राजतंत्र के द्वारा नहीं आनी चाहिए, जनता से आनी चाहिए। और ये सॉवरेनिटी को शक्ति जनता से मिले और ये सॉवरेनिटी कभी जनता को नुकसान ना कर सके। गद्दी पर कोई भी बैठा हो, लेकिन उसकी गाइडिंग प्रिंसिपल्स के तौर पर कानून भारत में कोई भी बनाए, लेकिन उस कानून के पीछे जो एक आधार होना चाहिए, जो उसकी आत्मा होनी चाहिए, जो उसकी गाइडिंग प्रिंसिपल होने चाहिए, इसके तौर पर एक आपको संविधान चाहिए जो किसी भी शासक को निरंकुश होने से रोकता है, किसी को एब्सोल्यूट नहीं होने देता, ऑटोक्रेटिक नहीं होने देता। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। आगे आने वाले दिनों में इन पे विस्तार में चर्चा होगी। तो संविधान एक बेहतर रिपब्लिक को फॉर्म करता है, एक अच्छा गणतंत्र उभर करके आता है जिसमें लोगों के हाथ में शक्ति होती है। ये बड़ी चीज़ है। तो संविधान की मांग लंबे समय से थी। अगस्त ऑफर में सरकार के द्वारा इसे पहली बार सही ढंग से माना भी गया कि भाई युद्ध ख़त्म होने के बाद, अगस्त ऑफर जो 1940 में आया था कि युद्ध ख़त्म होने के बाद आपकी अपनी एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी, जब वर्ल्ड वार 2 ख़त्म हो जाएगा फिर आप कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। क्रिप्स मिशन में कहा गया कि ओनली इंडियंस के द्वारा एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी, उसके बेसिस पे अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लेना। और फिर फाइनली हमारी कंट्री में जो कैबिनेट मिशन प्लान आया 1946, उसके बेस पे हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी और उसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। काफ़ी मेहनत करी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को उस समय में फौरी तौर पर टेम्परेरी प्रेसिडेंट के तौर पर चुना गया, या चेयरमैन कह लीजिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। फिर 10 दिसंबर को रेजोल्यूशन पास हुआ और 11 दिसंबर को परमानेंट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। और 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने पेश करते हैं कि जो संविधान बनाने की दिशा में इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को काम करना है, तो इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के संविधान सभा के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, किस दिशा में, किस तरह का संविधान हमें निर्माण करना है। वो जो ऑब्जेक्टिव्स रखने थे संविधान सभा के सामने, वो रखे जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर को। तो वो जो रेजोल्यूशन पेश किया है, जो ऑब्जेक्टिव्स को क्लियर कर रहा है, उसे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कहा जाता है, जो सही मायने में बाद में ऐसा कहा गया कि वही कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल हो गया। फिर प्रीएम्बल गाइड करता है कॉन्स्टिट्यूशन के भीतर दिए प्रोविजंस को इंटरप्रेट करने में, समझने में, पढ़ने में। प्रीएम्बल के साथ जोड़ करके कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा जाता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अर्थ फिर उसी संदर्भ में समझ आते हैं जिस संदर्भ में संविधान बनाने वालों ने उसे बनाया है और जैसा वो देश के हित में होना चाहिए। लगभग कई बैठकों के दौर हुए। ओवरऑल दिल्ली में बैठकें चलती रहीं, 300 बैठकें हुई हैं, लेकिन
जो ड्राफ्टिंग कमेटी के तहत जो कामकाज हुआ सारा कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का, 114 बैठकों के तहत कामकाज हुआ है। फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन गुजरा। ये सब हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिटेल में पढ़ने वाले आने वाले दिनों में। लगभग 60 मुल्कों से कई कंसेप्ट्स जो हैं उस समय में बोरो किए गए, जिन्हें इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इंडियन सरकमस्टांसेस के मुताबिक ढाला, परिवर्तित किया, कंसेंसस और एकोमोडेशन के माध्यम से उसे भारत के अनुरूप बदला, परिवर्तित किया। और फिर फाइनली 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया और 26 जनवरी 1950 को वो इफ़ेक्टिव हो गया कंट्री पर। इसे कहते हैं कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान भारत पर लागू हो गया क्योंकि 1929 के लाहौर सेशन में जब जवाहरलाल नेहरू ही प्रेसिडेंट थे, कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का नारा दिया था और ये कहा था कि 1930 अगले बरस, क्योंकि 1929 लाहौर सेशन में 31 दिसंबर रात को जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा फहराया था और ये कहा था कि 26 जनवरी 1930 को पूरे भारत भर में लोगों का समर्थन लिया जाएगा, सिग्नेचर लिए जाएंगे और उस दिन आज़ादी दिवस मनाया जाएगा, पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाएगा। तो इसलिए फिर जब आज़ादी तो मिली 15 अगस्त 1947 को, लेकिन बाद में जाकर के जब संविधान को लागू करना था वो 26 जनवरी को किया गया 1950 को। तो कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी मतें हैं, यकीनन ही दिल्ली में बना, लेकिन भारत के प्रत्येक क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता हुआ तकरीबन हर रीजन से उसके मेंबर उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बैठे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। तकरीबन भारत की लगभग सभी पार्टीज़ के कैंडिडेट उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बैठे, डिफरेंट शेड के, डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट आइडियोलॉजी के लोग, डिफरेंट कस्टम कल्चर मैनर के लोग उसमें बैठे। मैं आपको एक वाक़या भी बताना चाहता हूँ यहाँ पर। जैसे B.R. अम्बेडकर पहले चुनाव जीते थे, मैं ये आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। आपको पता होना चाहिए कि भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो मेंबर बैठेंगे उसके भी चुनाव होने थे। तो B.R. अम्बेडकर वो चुनाव जीते थे, लेकिन फिर बाद में बंगाल का विभाजन हो गया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए चुनाव जो हुए भारत के अंदर वो जून जुलाई के दौरान 1946 में हुए, लेकिन बाद में माउंटबेटन प्लान के अकॉर्डिंग पाकिस्तान बना। तो बंगाल से B.R. अम्बेडकर जीते थे, लेकिन बाद में बंगाल के जिस इलाके से जीते थे वो हिस्सा फिर चला गया ईस्ट पाकिस्तान में। तो फिर B.R. अम्बेडकर को दोबारा से जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस की तरफ से इंडक्ट करा के गए हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर, कांग्रेस के मेंबर ना होते हुए भी। ये बात आपको पता होना चाहिए। कांग्रेस के मेंबर ना रहते हुए जवाहरलाल नेहरू ने B.R. अम्बेडकर को कांग्रेस की सीट से लड़वाया, टिकट से लड़वाया और जितवा करके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में वो लाए कि सभी मत, सभी विचार, सभी आइडियोलॉजीज़ पूर्ण रूप से झलकनी चाहिए संविधान में। और B.R. अम्बेडकर ना होते, प्राउड इकोनॉमिस्ट, वेरी स्ट्रॉन्ग लॉयर और इतने बड़े डिप्रेस्ड क्लासेस के नेता, मराठी भाषा में बातचीत करने वाले माहर समाज से आते थे, जो कि महाराष्ट्र रीजन में अनटचेबल्स की श्रेणी में काउंट होता है, जिन्होंने एक तरह से आप समझ लीजिए कि फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें कहा जाता है, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाली जो कमेटी थी, यानी कि ड्राफ्ट करने वाली कमेटी थी, उसके वो हेड थे। तो ऐसे में ये मैंने इसलिए कहानी बताई, आपको पता हो कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाली बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर चाहे ही इनडायरेक्ट इलेक्शन से चुने गए हों, ये एक बात है। जनता ने सीधे उन्हें नहीं चुना था, चाहे उसमें लॉयर थे, प्रोफेशनल्स ज़्यादा थे, आम जनमानस नहीं थे, लेकिन फिर भी उसमें आम जनमानस की धारणाएं पूरी तरह से झलकती थी, क्योंकि जो लोग लॉयर हैं या डॉक्टर हैं या इंजीनियर प्रोफेशनल्स जो भी उसमें हैं, पॉलिटिशियन हैं, उनका आम जनमानस से कनेक्शन बहुत पुराना और लंबे समय से था। जैसे B.R. अम्बेडकर एक उदाहरण है, वो लॉयर और इकोनॉमिस्ट से कम उस समय में एक भारत को दर्शा रहे हैं जिसके प्रत्येक वर्ग से वो लगाव रखते हैं, उसका विकास चाहते हैं, जिनमें एक सेक्शन को वो मानते हैं कि खास संरक्षण देने की आवश्यकता है, तो उन्होंने नियम बनाए। तो ऐसे में कॉन्स्टिट्यूशन रिप्रेजेंट करता है पूरे भारत को अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा, जिसमें प्रत्येक पार्टी के, प्रत्येक क्षेत्र के, भाषा, धर्म, पंथ आधार के लोग वहाँ पर शामिल थे। तो फिर उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा इतने
मुल्कों से संविधान के जो तत्व हैं वो लेने के बाद, इतनी लंबी बैठकें करने के बाद, इतनी सारी कमेटियों की मेहनतों के बाद कुछ मूल चीज़ें उसमें डाली जाती हैं, कुछ असेंशियल फीचर्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपको नज़र आते हैं। आगे आने वाले दिनों में डिटेल में इन पर पढ़ाऊँगा। जैसे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ये बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। देखिए, लंबे समय से ही कांग्रेस की तरफ से ये मांग थी ब्रिटिशर्स के द्वारा कि भाई जो आप भारत में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाने का काम करते हैं, जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ यहाँ पर आप बनाते हैं, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत प्रोविंसेस में इलेक्शन होकर के लेजिस्लेटिव असेंबली बनी है, उसके लिए कांग्रेस का ये मानना था कि भाई एडल्ट फ्रेंचाइज, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज के बेसिस पर वोटिंग के अधिकार होने चाहिए भारत में। बाल गंगाधर तिलक की ये मांग थी कि यूनिवर्सल फ्रेंचाइज होना चाहिए। फिर गांधी और उनके समर्थकों ने ये मांग उठाई कि यूनिवर्सल फ्रेंचाइज होना चाहिए, सभी को वोटिंग का राइट होना चाहिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट तत्व है। क्यों? क्योंकि देखिए, जब आप वोटिंग का राइट दे रहे हैं किसी को, आप उसे सिटीजन कंसिडर कर रहे हैं, ये बड़ी चीज़ है। और जब आप उसे सिटीजन कंसिडर कर रहे हैं उस क्षेत्र का, तो इसका मतलब ये है कि आप उसे इस बात की गारंटी प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो उस पर्टिकुलर राष्ट्र का, उस कंट्री का, उस देश का राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक भविष्य तय करने में एक हिस्सेदार होगा। क्योंकि आप उसे इस बात की गारंटी दे रहे हैं कि वो उस राष्ट्र का हिस्सा है, क्योंकि उसे वोट डालने का अधिकार है। क्योंकि जो कंट्री है, उस कंट्री को गवर्न करने वाली एक बॉडी होती है, दैट इज़ गवर्निंग बॉडी, जिसे आप गवर्नमेंट कहते हैं। सभी रिसोर्सेस कंट्रोल उसके पास होता है, उसके डिस्ट्रीब्यूशन वो मैनेज करती है, रेगुलेट करती है, पॉलिसी मेकिंग वो करते हैं, लॉ मेकिंग और लॉ एग्जीक्यूशन उनके पास होता है। ऐसे ही लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के चयन में यदि आपको आवाज़ नहीं दी जाती है, आपको हिस्सेदारी नहीं दी जाती, तो फिर आप उस कंट्री की पॉलिसी, इकोनॉमी, सोसाइटी, कल्चर के हिस्सेदार नहीं माने जाते उस रूप में। ऐसा ही हो जाएगा जैसे कि किसी के द्वारा चुनी कोई बॉडी है, वो कानून बना करके आप पर लागू कर रही है, जबकि आप उसे चुनने में शामिल ही नहीं थे, तो फिर यह भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं हुई। पहली चीज़ ये है कि अगर डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स को इस्टेब्लिश करना है, जिसके लिए लंबी लड़ाई भारत ने लड़ी, भारतीय नेताओं ने लड़ी, उसके लिए यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एक बहुत बुनियादी नींव का काम करती है अगर लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन करना है। क्योंकि चुनाव डेमोक्रेसी के एक बहुत ही रूडिमेंट्री भी और बहुत ही इम्प्रोमिनेंट जो एक सिंगल चीज़ है वो इलेक्शन है, चुनाव। डेफिनेशन में भी आपने सुना होगा, गवर्नमेंट बाय द पीपल, गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, गवर्नमेंट फॉर द पीपल, इस तरह की डेफिनेशन आपने सुनी होंगी। तो ऐसे में ये इसीलिए है कि क्योंकि चुनाव है और चुनाव में लोगों के वोटिंग के राइट हैं, ये महत्वपूर्ण चीज़ है। लेकिन जब आप वोटिंग का राइट नहीं देंगे तो फिर ये चुनाव उस पर्सन के लिए कोई मायने नहीं रखते, तो फिर उसके लिए लोकतंत्र नहीं है। तो इसलिए आप जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, इकोनॉमी के आधार पर, यानी कि उसके क्लास के बेसिस पर, उसके रीजन के बेसिस पर, रिलीजन के आधार पर आप उसमें भेदभाव नहीं कर सकते कि किसको वोटिंग का राइट देना है, किसको नहीं। तो भारत ने अपनी कंट्री के फर्स्ट जनरल इलेक्शंस जो 1951 एंड से 1952 तक चले हैं, जिसकी प्रक्रिया हुई है, और 1952 के पहले जनरल इलेक्शंस जो लोकसभा के हुए, इसमें 21 बरस से ऊपर, 21 बरस और उससे ऊपर सभी मैन वुमेन को वोटिंग का राइट दिया। तो ये यूनिवर्सल है, किसी रिलीजन, रीजन, सेक्स, बर्थ के, इकोनॉमी, स्टेटस, क्लास, कास्ट के बेसिस पे आपने डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया। और ये एडल्ट है क्योंकि 21 बरस से ऊपर आपने चुना है। और फ्रेंचाइज मतलब कि वोटिंग का अधिकार। फ्रेंचाइज मतलब कि एक जो कंट्री है, ये एक बॉडी है, बॉडी ऑफ डेवलपमेंट, बॉडी ऑफ रिकॉग्निशन, बॉडी ऑफ ग्रोथ, उसमें आपकी हिस्सेदारी है, तो दैट इज़ फ्रेंचाइज। और वो हिस्सेदारी का तरीका है, हिस्सेदारी को प्रैक्टिस करने का तरीका है वोटिंग का राइट। तो वोटिंग का राइट आपको मिला। इसे बाद में राजीव गांधी की सरकार ने 1988 में 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ला करके 21 बरस से कम करके 18 बरस कर दिया था। अब कोई भी 18 बरस या उससे अधिक है अगर, तो फिर वो
वोटिंग का राइट रखता है। जबकि मैं आपको ये बात बता दूं, भारत एक ऐसा मुल्क है जिसने ये चैलेंज लिया। अगर आप यूके की बात करें, यूएसए की बात करें, तो यहाँ वहाँ पर सबसे पहले वोटिंग का राइट उनको मिला जिनके पास प्रॉपर्टी हुआ करती थी। फिर वोटिंग का राइट उन्हें मिला बहुत बाद में जाके जिन्होंने एक लेवल तक एजुकेशन की होती थी। फिर वोटिंग का राइट उन्हें मिला आगे जा कर के बड़े लंबे समय तक जिन्होंने वर्कर ने संघर्ष किया, तो वर्कर क्लासेस को मिला। और फिर लास्ट में जा कर के लंबे संघर्षों के बाद औरत को मिला। देखो, भारत है जिसने आज़ादी के बाद जो अपने पहले आम चुनाव हैं उसमें एक स्ट्राइक में ही, एक कलम की एक नोक पर ही सभी 21 वर्ष से ऊपर लोगों को वोटिंग का अधिकार दे दिया। मतलब भेदभाव को ख़त्म करने की और इस प्लूरलिज्म से भरे भारत को यूनिटी की दिशा में ले जाने की ओर, लोकतंत्र के विषय में किसी को कोई सेकंड थॉट ना चला जाए, इस दिशा की ओर पहले दिन से ही बहुत मजबूत प्रगाढ़ लोकतंत्र की नींव रख दी। और कांग्रेस की छवि पुराने लंबे समय से चले आ रहे उसके जो कैंपेन थे, उसके तहत जो वो यूनिवर्सल फ्रेंचाइज की मांग करते थे, उसकी पर्सनैलिटी को इंटैक्ट रखने के लिए ये जो प्रिंसिपल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लंबा वायदा था इंडियन नेशनल मूवमेंट का और उसे आप झुटला नहीं सकते हैं। और वायदे उस समय की मुख्य पार्टियों के द्वारा किए जा रहे थे, उनमें कांग्रेस मुख्य पार्टी के तौर पर उभर करके आई। तो इस तरह से ये भेदभाव मिटाने वाला प्रावधान है, ये भारत की अखंडता की ओर एक प्रावधान है, ये भारत की एकता की ओर एक प्रावधान है, और ये लोकतंत्र की बेहतर स्थापना और कंटिन्यूटी के लिए बहुत ज़रूरी था। तो ये प्रावधान अपनाया गया और पूरे विश्व भर को संदेश भी था भारत का कि इंडिया डेमोक्रेसी के मामले में इस लेवल की रिचनेस रखता है कि वो बिगिनिंग से ही इन चैलेंजेस को स्वीकार करता है। दूसरा इसमें था कि इक्वलिटी बिफोर द लॉ। देखिए, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक तरफ है राज शासन है और एक तरफ है लोक शासन है। तो राजशाही और लोकशाही, एक तरफ किंगडम है, ऑटोक्रेसी है, अथॉरिटेटिव रूल है, एक तरफ रिपब्लिक है, डेमोक्रेसी है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है। इसका अंतर यहाँ से है कि रूल ऑफ लॉ है एक तरफ, जहाँ लोकतंत्र है वहाँ कानून का राज चलता है, किसी का राज नहीं चलता। कोई अपने विवेक से, अपनी डिस्क्रिशन से, अपनी बिलीफ, अपने फेथ से देश को नहीं चला सकता। उसकी इच्छाओं से नीतियाँ नहीं बनती हैं। जो जनहित में है, नीतियाँ नियमों का पालन करके बनती हैं। नियम संविधान में दिए गए हैं और उद्देश्य क्या प्राप्त करने हैं वो भी उसमें बताए गए हैं, और मार्ग कौन से फॉलो करने हैं वो भी उसमें बताए गए हैं। तो इस तरह से नियम बनते हैं, फिर उनके आधार पर देश चलता है। और ये जो नियम हैं ये जो हैं यही कानून की शक्ल लेते हैं। तो लॉ के बेसिस पे देश चले तो लोकतंत्र है, रूल ऑफ लॉ। और रूल ऑफ लॉ का मतलब ही यहाँ पर यह है कि जब किसी की इच्छा से नहीं चलता तो फिर किसी में भेदभाव भी नहीं हो सकता ना। कोई किसी को किसी तरह की कोई प्रिविलेज, किसी तरह की कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं प्रोवाइड कर सकता। तो रूल ऑफ लॉ इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड विद द इक्वलिटी बिफोर द लॉ। तो कानून की नज़र में सभी बराबर होने चाहिए, ये बड़ी बात है, इसका प्रावधान किया गया। इसको दो तरह से देखा जाना चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि कोई अमीर है या गरीब है, कोई हाई कास्ट है, लो कास्ट है, कोई अर्बन है या रूरल पीपल है, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है या कोई वर्कर है, कोई ज़मींदार है, कोई फार्मर है, कोई भी पर्सन कानून के सामने सभी बराबर है। मतलब इन सभी को कानून का रक्षण बराबर मिलेगा, प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ बराबर मिलेगी। इन सभी को कानून की सज़ा बराबर मिलेगी। सेम क्राइम के लिए सेम क्वांटम ऑफ पनिशमेंट के लिए ये रिस्पॉन्सिबल हैं, और सेम इम्यूनिटी जो किसी एक को मिली है वो दूसरों को भी मिलेगी। तो इम्यूनिटीज़ भी सेम मिलेंगी, पनिशमेंट्स की डिग्री भी, क्राइम की डिग्री अगर सेम है तो फिर सेम रहेगी, प्रोटेक्शन भी कानून का सेम ही मिलेगा। ये सारे तरह से अप्रोच भी कानून को सेम ही वे में कर सकते हैं, किसी को पहले या किसी को बाद में प्रिविलेज के बेसिस पर मौका मिले कानून का संरक्षण, ऐसा नहीं है। तो ये इक्वलिटी बिफोर लॉ का एक कारण यहाँ पर इस तरह से उभर करके आता है। दूसरा यहाँ पर ध्यान से देखना है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ सिर्फ इतना ही नहीं है कि जुडिशियल एरिया में इक्वलिटी है। इक्वलिटी बिफोर लॉ का मतलब ये है कि कानून के सामने सब एक हैं। तो इसका मतलब कि जब लॉ बनाया जा रहा है तो उस लॉ में भी इक्वलिटी का ख्याल रखा जाए। यानी कि लॉ बनाते समय भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखी जा सकती है कि कानून से किसी एक वर्ग पे मार पड़ जाए और दूसरे वर्ग को फ़ायदा हो जाए। उसके पीछे रीजनिंग होनी चाहिए, लॉजिक्स होने चाहिए, और वो संविधान के